Teasel Katarian with lots of energy. Let me start with today's video. आज के वीडियो में थंबनेल देखकर तो पता चल ही गया होगा, मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे मैंने CA एंड CS दोनों साइमल्टेनियसली कंप्लीट किया, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते कि यार दोनों कोर्सेज कैसे साथ में करें। तो बिफोर यू नो थिंक अबाउट डूइंग टू कोर्सेज, कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे जितने भी लोगों ने CA किया हुआ है या अलोंग विद दैट कुछ डिग्रियां करी है, बट उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट का परमिशन नहीं लिया था फॉर डूइंग द साइमल्टेनियस कोर्स। मतलब क्या, मैं समझाती हूँ, ध्यान से देखो। ये इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है ICI.org। परमिशन टू स्टडी द अदर कोर्स, रेगुलेशन 65 एंड 78 में कुछ चीजें लिखी है कि देखो कभी भी जब भी ये क्या होता है, देख आप लोग बीकॉम साथ में कर रहे हो अलोंग विथ योर CA डिग्री, करेक्ट है। तो 12th होने के बाद आप CA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो, फिर उसके बाद आपका बीकॉम का डिग्री FY SY TY चलता रहेगा। अलोंग विद दैट आप लोग CA के जो भी इंटर का क्लास है या इंटर का एग्जाम है, उसके बाद आर्टिकलशिप है, वो सारी चीजें आप कंटिन्यू करते हो। तो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है, जिसको भी साइमल्टेनियसली अगर CA के साथ कोई कोर्स करना है तो उसके लिए उसको चाहिए इंस्टीट्यूट का परमिशन। क्या लिखा है देखो, कोई भी बंदा जो इवन स्पेसिफिकली जब आर्टिकल हुआ, बिकॉज देखो 12th के बाद ही हमारे सारे कोर्सेज ऑलमोस्ट स्टार्ट होते हैं। 12th के बाद मुश्किल से 6-8 महीने का टाइम रहता है जहां पर आप इंटर की एग्जाम देकर इमीडिएटली यू स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जब भी आप लोगों को दूसरा कोई भी कोर्स कॉन्करेंटली विद द CA कोर्स, कोई भी कोर्स को परस्यू करना है, तो आपको कंपलसरी इंटीमेशन देना होता है इंस्टीट्यूट को, और जब तक वो परमिशन नहीं आती है तब तक आप वो कोर्स स्टार्ट नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद दैट आपको बहुत क्लियरली यहाँ पर एक लाइन लिखा है, ओनली वन एडिशनल कोर्स इज परमिटेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो साथ में आप दूसरा CA के साथ अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो कोई भी दूसरा कोर्स आप नहीं कर सकते। ये बात बहुत जनों को नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि जो बिना इंस्टीट्यूट के परमिशन के डबल कोर्सेज करना स्टार्ट करते हैं, मतलब बीकॉम भी कर रहे हैं, CA भी कर रहे हैं और एक कोर्स साथ में कर रहे हैं। बट ये इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, मतलब सर्टिफिकेशन कोर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पर ऐसे डिग्री वाले कोर्सेज की बात हो रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो रही है, जहां पर आप CA के साथ कोई भी दूसरा कोर्स नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को करना है तो आप इंस्टीट्यूट की परमिशन लो, और एक टाइम पर एक ही कोर्स होगा। तो मैंने क्या किया था, मेरा जब ग्रेजुएशन चालू था उस वक्त तो मैं CA कर रही थी। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके साथ साथ मैंने CS का एग्जाम देना स्टार्ट किया था। अब इसमें CS के एग्जाम की बात मैं एक बताऊंगी आप लोगों को। मेरा जो CS का एग्जाम था वो अराउंड जो मेरा फाइनल, मतलब बिकॉज मेरा CA हो चुका था, जिसकी वजह से CS का फाउंडेशन लेवल मेरा एग्जाम हो गया था। सो आई हैव टू गिव ओनली 2 एग्जामिनेशन। One was CS Inter, the second was CS Final या प्रोफेशनल यू कैन से, और मतलब जो भी उनके नाम है उस हिसाब से आप बोलो। तो कंटिन्यूस बेसिस पर नाम बदलते रहते हैं, इंटर, IPCC, CPT, CA फाउंडेशन, और ये सारी चीजें होती रहती है। तो जो भी CS प्रोफेशनल, CS जो भी प्रोफेशनल एग्जाम एंड इंटर एग्जाम, ऐसे 2 एग्जाम्स मुझे देने थे। तो मैंने एक एग्जाम दे दिया था इंटर का इमीडिएटली, जैसे मेरा बीकॉम का एग्जाम खत्म हो गए थे, मेरी डिग्री आ गई, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ गया। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको देखो परमिशन फॉर द सेकंड कोर्स, परमिशन फॉर द सेकंड कोर्स विल बी कंसिडर ओनली आफ्टर द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ ईदर द कंप्लीशन और द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द कोर्स फॉर विच द परमिशन हैज बीन ग्रांटेड। जब भी आप इवन आर्टिकलशिप के टाइम पर भी जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेते हो कि हम ये कोर्स साइमल्टेनियसली कर रहे हैं बीकॉम का। तो इस तरीके से आपका चलता है। तो जब आप लोग ये परमिशन, अगर आपको कोई भी दूसरा कोर्स करना है, अगर आपने या तो आप बीकॉम छोड़ दो और दूसरा कोर्स करो, या तो बीकॉम कंप्लीट करने के बाद आप दूसरा कोर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको कंप्लीशन या तो डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये बात काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो मैंने आज आपको बताई। इसके लिए आप लोगों को फॉर्म नंबर दिए हुए हैं, सारे आपको मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर, आप फॉर्म सबमिट करके परमिशन ले सकते हो। बट इसके अलावा मुझे जो इस वीडियो में बताना है वो आपको ये है कि जब मेरा इंटर लेवल कंप्लीट हो गया, अब मेरे पास इंटर का मार्कशीट तो नहीं, लेकिन मैंने फाउंडेशन का मार्कशीट मेरे पास रखा है, प्रोफेशनल का, और आई वुड से जो प्रोफेशनल का मार्कशीट है वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह ये है कि यार जब आप रिस्क लेते हो ना लाइफ में, थोड़ा सा कैलकुलेटेड होना चाहिए वो रिस्क। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है
तो आपको उसका हायर रिटर्न जरूर मिलता है। जैसे आप लोग सीखते हो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, वैसे लाइफ में भी ऐसा होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और उसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूंगी आज। तो जब मैंने सीएस कंप्लीट किया, सीएस का जो इंटर का एग्जाम है मेरा फर्स्ट इसमें क्लियर हो गया, कुछ अप्रोक्सीमेटली 8 दिन का बहुत टाइम हो गया देकर, बट इट्स ऑलमोस्ट 5+ ईयर्स। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो बैक टू बैक सीएस के पेपर्स होते हैं, बैक टू बैक एग्जाम दे दिया एंड उसके बाद इंटर क्लियर हुआ। अब बारी आती है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की। तो हुआ ये कि जो मेरा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन था ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन अटेम्प्ट था मेरा दिसंबर 17 का, और मेरा नवंबर 17 सीए फाइनल का अटेम्प्ट था। तो सीए फाइनल का जब मैंने अटेम्प्ट दिया अप्रोक्सीमेटली नवंबर 16 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज द डेट जिस दिन मेरा एग्जाम खत्म हुए थे। सो 16 नवंबर 2017 मैंने सीए का एग्जाम कंप्लीट कर दिया, सीए फाइनल का मैंने एग्जाम दिया। अब बचे बीच में मेरे पास दिसंबर 2017, मेरे पास जो एग्जाम था मेरा स्टार्ट हुआ था 21 दिसंबर 2017। सो इट वाज समथिंग लाइक कि मैं आपको अगर मैं टाइमलाइन बताऊं मेरे जो भी मेरा टाइमलाइन था वो मैं आपको बताती हूँ। मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ नवंबर 16 2017 को, ठीक है। ये मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ था सीए फाइनल का, ठीक है, सीए फाइनल का एग्जाम था। उसके बाद मेरा जो सीएस का एग्जाम था, सीएस का प्रोफेशनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम जो रहता है उनका, उसका जो एग्जाम डेट था वो था 21 दिसंबर 2017। ओके, अब बीच में मेरे पास सिर्फ इतना ही टाइम था, विद इन अ मंथ मुझे कंप्लीट सीएस प्रोफेशनल के 9 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना था। 9 सब्जेक्ट्स में से काफी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो थोड़ा बहुत मुझे पहले से पता थे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सीए किया था तो मुझे काफी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता था, लेकिन बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मेरे पास सिर्फ कितना टाइम है, 1 मंथ का टाइम है मुश्किल से, और 9 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। बैक टू बैक एग्जाम था, 21 से लेकर 30 दिसंबर बैक टू बैक सारे के सारे पेपर्स थे। और ये जो बैक टू बैक पेपर्स होते तो आपको ये समझना है कि आपको 100 मार्क्स का पूरा सिलेबस मुश्किल से कंप्लीट करने के लिए 24 घंटे भी नहीं मिलने वाले। You'll get hardly 15 hours to complete the entire syllabus, जो भी आप लोगों के जो भी, और वो भी 9 सब्जेक्ट्स एट अ स्ट्रेच। तो अब मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक काम करूंगी, बिकॉज इधर ऐसा है कि जो प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं उसमें 3 ग्रुप्स रहते हैं। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं फर्स्ट ग्रुप दूंगी, सेकेंड ग्रुप नहीं दूंगी, और थर्ड ग्रुप दूंगी। क्यों? क्योंकि हर ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स होते थे। हर ग्रुप में कितने सब्जेक्ट्स है? 3-3 सब्जेक्ट्स है, और तीनों में जो एग्जाम था वो 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड था। तो मैंने सोचा मैं एक काम करती हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप दे दूंगी, सेकेंड ग्रुप मैंने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है यहाँ पर मैं फर्स्ट ग्रुप का प्रॉपरली प्रिपेयर कर लूंगी, थर्ड ग्रुप भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लूंगी, और जो रिवीजन के लिए जो वादे हो रहे मेरे, क्योंकि बिकॉज ओनली 30 डेज, हार्डली 30 डेज थे मेरे हाथ में। तो अभी ऑब्वियस सी बात है यार, सीए फाइनल का एग्जाम देने के बाद ऐसे इमीडिएटली तो स्टार्ट नहीं कर सकते तुम कि यार चलो वापस से सीएस का एग्जाम है अभी पढ़ाई करो, ऐसे इमीडिएटली नहीं हो सकता। 1-2 दिन का ब्रेक भी होता है, कहीं कुछ बीमार हो जाते हैं या ऐसी जो भी चीजें हैं, सब मिलाकर मुश्किल से 30 दिन है। तो मैंने सोचा था फर्स्ट ग्रुप दे दूंगी। फर्स्ट ग्रुप में मैंने डिसाइड किया फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज 21 से मेरा एग्जाम है। तो मैं स्टार्ट कर दूंगी अप्रोक्सीमेटली 19 से, मेरा जो भी फर्स्ट ग्रुप का जो भी रिवीजन करना है वो 19 या 18 से स्टार्ट कर दूंगी। ऐसा मेरा डिसीजन था, 18-19 अप्रोक्स स्टार्ट कर दूंगी। और फिर मैं दूंगी थर्ड ग्रुप, इसीलिए सेकंड ग्रुप नहीं दे रही थी, ताकि जो सेकंड ग्रुप के बीच के जो 3 दिन है वो मुझे मिले, ताकि मैं थर्ड ग्रुप का प्रिपरेशन कर सकूं। ये मेरा प्लान था जब मैंने स्टार्ट किया था। फिर अचानक से ऑल ओवर द नाइट पता नहीं सडनली मुझे क्या हुआ, 30 दिसंबर 2017, मुझे डेट एग्जैक्टली याद है, 13 दिसंबर 2017 आई डिसाइडेड कि यार एक काम करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड दे ही रहे हैं, सेकेंड वाला ग्रुप भी दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे दे देंगे। और ये ऐसे ही रिस्क नहीं लिया था, कैलकुलेटेड रिस्क इसीलिए था क्योंकि जो सब्जेक्ट्स थे वो मुझे थोड़े से पता थे। सेकंड ग्रुप में अगर आप देखते हो तो एक तो आईटी था, तो मेरे टाइम पर सीए फाइनल में इसका था, तो थोड़ा बहुत आईटी मुझे पता था। एफएम करके सब्जेक्ट था तो इसलिए वो था, और एथिक्स गवर्नेंस थोड़ा बहुत, तो ठीक है ना यार, तो एथिक्स थोड़ा बहुत कर लेंगे, ऐसा सोचकर मैंने सोचा 13 दिसंबर को आई डिसाइडेड कि मैं दूंगी सेकंड ग्रुप भी। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी 7 दिन ही, सिर्फ 7 डेज मैंने प्रिपरेशन किया था। किस चीज का प्रिपरेशन किया 7 डेज में? 7 डेज मैंने सिर्फ प्रिपरेशन किया जिससे मेरा सेकंड ग्रुप का जितना भी पढ़ाई होगा उतना करूंगी।
अब देना सेकंड ग्रुप भी है, मतलब थर्ड ग्रुप का रिवीजन करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। तो जो भी तुमने स्टार्टिंग में ये जो 30 दिन जो मुझे मिले थे बीच का, ये 30 डेज जो भी मुझे मिला था, इसमें जो भी ऑनेस्टी के साथ ईमानदारी से जो पढ़ा था, उसी के दम पर सारी चीजें मेरी चलनी है, ये मैंने सोच लिया था। देखो ये रिस्क कैलकुलेटेड है। क्यों कैलकुलेटेड है? बिकॉज सब्जेक्ट थोड़े बहुत देखे हुए थे सेकेंड ग्रुप के, ओके और फर्स्ट ग्रुप में एक सब्जेक्ट था जो देखा हुआ था, और थर्ड ग्रुप में एक सब्जेक्ट था तो जो ओपन बुक है, तो उसकी भी चिंता नहीं थी ज्यादा अच्छे। तो ओपन बुक एक इधर था, एक इधर था, और बीच का जो था उसमें भी 2 सब्जेक्ट पता है। तो आउट ऑफ 9 4 सब्जेक्ट्स तो एटलीस्ट पता है, तो बचे हुए 5 का थोड़ा सा प्रिपरेशन करना था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो इस तरीके से आई डिसाइडेड, आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरा जो फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है ना, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप का मार्क्स है। क्या मार्क्स है? देखो फर्स्ट ग्रुप के मार्क्स है, जो पहला पेपर था उसमें मुझे 57 मार्क्स आए हैं, जो एडवांस कंपनी लॉ था। उसके बाद जो सेक्टरल ऑडिट था उसमें मुझे कुछ 49 मार्क्स आए थे, और जो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर जो थर्ड पेपर था उसमें मुझे 40 मार्क आए हैं। मेरा जो टोटल है वो है 150। अभी ध्यान से समझना, ये जो आप 150 देख रहे हो ना, 150 ये मेरा स्कोर है। किस चीज का स्कोर है? ये मेरा स्कोर है फर्स्ट ग्रुप का। अगर मुझे 3 सब्जेक्ट्स है तो मुझे 150 चाहिए होता है अगर मुझे फर्स्ट ग्रुप क्लियर करना है तो, और इंडिविजुअल 40 चाहिए। इंडिविजुअल तो 40 हो गया, लेकिन पहले ग्रुप में कितना आया है? 146 ओनली। तो इसका मतलब वैसे देखोगे तो मैं इंडिविजुअली भले ही पास हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जो थर्ड ग्रुप है उसका टोटल 156 होने की वजह से मैं फेल हूं। अब जो दूसरा ग्रुप है मेरा, उसमें मेरा टोटल क्या है? पहला जो भी मेरा पेपर थे, 3 पेपर थे थर्ड ग्रुप के, उसमें एक सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स थे 50, एक सब्जेक्ट में है 45, एक सब्जेक्ट में है 53, और मेरा टोटल आ जाता है 148। अगेन 150 चाहिए, 2 मार्क्स कम आए हैं। अब बात करते हैं उस ग्रुप की जिसकी बदौलत मैंने ये सीएस को पास किया। हर जगह पर अगर आप देखोगे तो पास 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 इसीलिए है बिकॉज ये जो सेकंड सब्जेक्ट है, ये सेकंड ग्रुप है जिसमें 3 सब्जेक्ट थे, जिसका रिस्क मैंने लिया था, उसमें मुझे आए हैं 52, 65 एंड डॉट 40, जिसकी वजह से मेरा टोटल था 157। मुझे टोटल चाहिए था जो एक्स्ट्रा एग्रीगेट, जो मेरा यहाँ पर 4 मार्क कम है फर्स्ट ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में मेरे पास 2 मार्क्स कम है, तो ये जो एग्रीगेट 6 मार्क का था वो मुझे ये ग्रुप ने दिया। वो ग्रुप जो मैं नहीं देने का सोच रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन मेरा रिस्क कैलकुलेशन करके मैंने सोचा यार देखो अगले अटेम्प्ट में तो वैसे भी सेकंड ग्रुप देना ही है, मतलब 2 अटेम्प्ट तो वैसे भी लगने ही थे, तो बुरा से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है? बुरा से बुरा इतना ही होगा कि सारे ग्रुप देने पड़ेंगे। ये मेंटालिटी के साथ एंड विदाउट टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस, मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि यार अब मेरा कैसा होगा, बाकी लोग पढ़ रहे हैं यार, ये इतनी सारी किताबें लेकर आए हैं, मैं कैसे करूंगी, मेरे साथ मैं कैसे लिखूंगी, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने तो ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया। आई जस्ट अप्लाइड माई ओन स्ट्रेटेजीज। वो स्ट्रेटेजीज तो मैं कभी और बताऊंगी आप लोगों को, सीएस क्रैक करने की जो स्ट्रेटेजीज जो मैंने लगाई थी, एंड आई क्लियर्ड इट विद इन 30 डेज। मैंने सीएस प्रोफेशनल निकाला था, तो उसकी स्ट्रेटेजीज को भी और बताएंगे, बट येस, तो इस तरीके से मैंने जो रिस्क लिया था उसका रिवॉर्ड मुझे मिला, और मेरा पूरा उसी वक्त दिसंबर, ये देखो 25 ऑफ फेब 2018 मेरा एक रिजल्ट आया था, और सारे रिजल्ट में तुम देख सकते हो पास 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 है। और रीजन सिर्फ यही है कि उस वक्त मैंने वो रिस्क लिया। तो मैं ये वीडियो बनाने की वजह तो ये तो है ही कि मैंने सीए और सीएस साथ में कैसे किया, वो तो आप लोग को समझाना ही था कि यार देखो 2 कोर्सेज साथ में करने के लिए परमिशन ले लेना, उसके बाद ही आप कर सकते हो। एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद करो, या तो ग्रेजुएशन छोड़कर आपको वो कोर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक तो वो समझाना था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेसन आपको देना था कि यार रिस्क एंड रिवॉर्ड जब साथ में चलेंगे तो उसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना है, और उस चीज का स्ट्रेस और निगेटिविटी के बिना आपको आगे अगर बढ़ना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है क्या करते हैं, पहला पेपर देने जाते हैं, ठीक है, सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटर हो, कोई भी स्टूडेंट रहे, सीए फाइनल कर रहे, अरे कोई भी प्रोफेशनल का रहे एग्जामिनेशन, सीएस के भी रहे, सीए में कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट रहे, क्या करते हैं, पहला पेपर देकर आते हैं, फिर इंस्टीट्यूट खेलता है मेंटल गेम पहले ही पेपर में, उसका पूरा निगेटिव माइंडसेट हो जाता है, यार पहला पेपर था बहुत खराब गया, अभी वैसे भी मैं अगर इसमें फेल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ तो आगे के पेपर्स में क्यों दूं,
या इस तरीके से उनके इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं, इंस्टा स्टोरीज डालना स्टार्ट हो जाता है, व्हाट्सएप पर टाइम पास करना स्टार्ट हो जाता है और पढ़ाई अगले पेपर्स की करते ही नहीं है। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा हुआ है। बट आप ये सोचो, अगर मैंने ये रिस्क सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए लिया था कि भाई पूरा ग्रुप ही डिसाइड कर लिया कि 7 दिन पहले देने के लिए 7 दिन प्रिपरेशन किया सिर्फ, और मैंने ये ग्रुप दिया एंड इसमें मुझे ये पता था कि मुझे ये 2 ग्रुप्स में काफी कुछ चीजें, 2 सब्जेक्ट्स की काफी कुछ चीजें पता थी। ऑब्वियसली बात है, सिलेबस एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, सिलेबस बहुत अलग होता है, बट अपने बेसिक्स पर यकीन था और अपने जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने पढ़ा था उस वक्त, जो जो चीजें मैंने ऑनेस्टी के साथ करी थी, जिस भी तरीके से रिवीजन किया था, स्ट्रेटजीज लगाई थी, वो सारी चीजों पर यकीन था और ये आपके सामने उसका रिजल्ट है। तो हमेशा ये चीजें याद रखो कि आपको स्ट्रेस, इतना एग्जॉर्बिटेंट स्ट्रेस लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बहुत चिल में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, स्ट्रेटजीज लगाना बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। ये मुझे सीएस के एग्जाम, ऑब्वियसली बात है, वो अलग बात हो गई कि ये वाला एग्जाम मेरी जिंदगी का आखिरी एग्जाम था। एक्चुअली आखिरी नहीं था, इसके बाद मैंने सीएफए का एग्जाम भी दिया था, बट चलो ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो वह आखिरी एग्जामिनेशन था और सीएफए वगैरह तो मैं ऐसे ही अपना एडिशनल डिग्री के लिए कर रही थी, तो ये मेरा आखिरी एग्जाम था। बट वो मुझे आखिरी, जब मैंने आखिरी एग्जाम दिया और आखिरी एग्जाम का रिजल्ट आया, तब मुझे समझा कि देखो, मेहनत करनी है तो सही डायरेक्शन में करो। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला। और ये रियल लाइफ में भी सेम अप्लाई होता है जैसे आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लिए होगा। तो ये एग्जाम्स जो भी आप दे रहे हो, सीओ, सीएसओ, वट एवर एग्जाम यू आर गिविंग, तो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर लाइफ बैटल्स एंड एक्वायर दो स्किल्स जिसका इस्तेमाल आप आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए भी करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे सारे स्टूडेंट्स को देना था थ्रू दिस कि यार, अगर ये मेरे साथ हो सकता है तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है। तो आप सोचो, डॉट 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 40 दो सब्जेक्ट, ऊपर से एग्रीगेट 6 मार्क्स का नहीं है, और ऐसे ग्रुप ने मेरा एग्रीगेट निकाला है जो शायद मैं देने ही नहीं वाली थी, और अचानक से मैंने ये डिसाइड करके मैंने वो रिस्क लेकर दिया और मैं पास हो गई। तो ये चीजें आपको समझनी है। और इसी के साथ ये वीडियो तो मैं खत्म करती हूँ। बट हाँ, ये काफी सारे स्टूडेंट्स को समझाने की जरूरत है। पहली बात तो परमिशन लेना होता है, ये काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, और दूसरा, ये इंसिडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट को मोटिवेट शायद करे। इस बात की मैं उम्मीद करती हूँ कि प्लीज इतना एकदम होपलेस फील मत करो अपनी जिंदगी में कि यार ये नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अंडरस्टैंड कि ये लाइफ के रेस में आप लोगों को ये एग्जामिनेशन से लाइफ स्किल्स सीखने हैं और बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। शेयर करना और मुझे भी ज़रूर बताना अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि आप लोग को शायद मोटिवेट कर रही है, तो ज़रूर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना। टेक केयर, बाय बाय।